हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 69 की तैयारी करनी है ना। 69 की तैयारी ऐसे चाक चौबंद तरीके से करनी है कि फर्स्ट बार में ही निकल जाए। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनका भी, और जिनका आखिरी हो, बीच का हो, उनका भी। 69 आपका आखिरी अटेम्प्ट हो, ऐसा समझ के जितनी भी क्षमताएं हैं ना वो सब लगा दीजिए। सवाल है कि तैयारी कैसे करें। तैयारी कैसे करें अगर किसी से भी पूछने जाइएगा तो आपको बुक का लिस्ट बता देंगे। तैयारी कैसे करें, कितना घंटा पढ़ना है, क्या करना है, ये सब बातें। लेकिन मेरे पास आएंगे ना तो वो बातें सबसे लास्ट में, क्योंकि उसका उतना ही जगह है। आपकी पढ़ाई का, आप किताब पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, इसके अलावा आप मतलब कुछ भी करते हो, आप कोई पीटी का क्वेश्चन बना रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, सबका इतना इंपॉर्टेंस, बस इतना। मतलब अगर आपको यहां से यहां तक जाना है ना, दूरी यहां से यहां तक तय करनी है, तो आपका जो पढ़ाई है ना वो यहीं तक, स्टडी आपकी यहीं तक है। ये 30% वाला हिस्सा है, कई बार मैंने जिक्र किया। ये जो ऊपर का है ना, ये तय करता है कि आपका ये 30% यूटिलाइज होगा कि नहीं। एक्चुअली यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। कलम किताब खोल के रख लीजिएगा, कॉपी खोल के रख लीजिएगा, सॉरी। यहाँ पे कुछ चीजें आपको हम नोट करवाएंगे कि जो अकॉर्डिंग टू जो प्रोग्राम आपका होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो नोट करते चलिएगा, अभी हम करवाते रहेंगे। पहली बात, ये मैं क्यों कह रहा हूं पता है, एक बहुत पहले जब कंप्यूटर, स्टार्टिंग में कंप्यूटर सिखाने के लिए तो इंस्टीट्यूट होता था, अभी भी है, मतलब उस समय बहुत मुश्किल होता था, बहुत ज़्यादा चार्ज भी होता था। तो एक इंस्टीट्यूट में मैंने भी एडमिशन लिया, बहुत पहले की बात है, शायद इंटर की बात होगी, इंटर की बात होगी आई थिंक। तो वहाँ पे जब जाते थे ना तो पहले तो रूम में बंद करके वो लिखवा रहे थे, ऐसे वैसे वैसे, ये की दवाई है, वो की दवाई, ये टाइप की चीज़ें। उस समय क्यूरियोसिटी पता है क्या थी? उस समय क्यूरियोसिटी ये थी कि यार उस लैब में कब जाएंगे। पहले लैब में ना एसी वैसे लगा रहता, तो एसी लगना बहुत बड़ी बात थी उस समय, और चप्पल खोल के जाना था। अभी ऐसे नहीं जैसे तैसे, चप्पल खोल के एकदम प्रॉपर, लगता था कहीं जा रहे हैं, लैब में जा रहे हैं, वो सीधे ऑपरेशन करने। तो उस लैब को देखते थे ना तो बड़े अरमान के साथ उसको देखते थे कि यार कब यहाँ एंट्री मिलेगी, और हम लोग को कहा रूम के अंदर ठूस के लिखो C+, LT+, समथिंग समथिंग। तो उस समय ये लगता था हमको, उस समय लगता था ये क्या टीचर आदमी है यार, ये बैग क्यों नहीं देता। दूसरा, जब लैब के अंदर पहुंचने की बारी है, बहुत खुश, क्योंकि वो खुशी लैब के अंदर की जो बहुत दिन से तमन्ना थी वो पूरी हो रही थी। लैब के अंदर जब पहुंचे फिर तो उदास हो गए, क्योंकि लैब के अंदर पहुंचे तो उस सिस्टम पे बैठाया गया जिसमें माउस था ही नहीं, उस सिस्टम पे बैठाया गया जिसपे माउस नहीं था, और कंट्रोल+ ये, कंट्रोल+ वो, कंट्रोल+ ये करते रहना है खटखट। अब वहां से बगल में ऐसे देखते हैं यार कैसा टीचर है, वो माउस चला रहा है, पता नहीं हम माउस कब चलाएंगे। और मतलब उसमें ना इधर सीख रहे हैं ढंग से, ना उधर का तो लालच है, इधर ढंग से सीख नहीं पा रहे। और उन्होंने क्या किया, कीबोर्ड दे दिया। अब कीबोर्ड पे 10 दिन 15 दिन नाक रगड़ रहे हैं, वो दे ही नहीं रहे थे। तब फिर बाद में माउस की बारी आई तो माउस चलाया तो भी। सोचिए माउस पकड़ने के दौरान कितने फेज से गुजरे और मानसिक स्थिति क्या थी। जब पढ़ा रहे तो समय लग रहा था क्या आदमी यार ऐसे पढ़ा रहा है। उसी तरह से कई बार क्या होता है, जब ट्रेनिंग की जाती है, कुंग-फू की, इन सब की मूवीज में भी देखा होगा, तो कई बार जो होते हैं ना गुरु जी, वो कोई भी काम पे लगा देते, जाओ खेती करो, जाओ आटा सानो, जाओ ये करो वो करो। सामने वाले को लगता है क्या कर रहा है। कई डांस टीचर, अभी हाल ही मैंने एक मूवी देखा था, डांस टीचर वो क्या करते हैं, खूब योगा करवाते हैं। धोनी को आपने देखा होगा कई बार फुटबॉल खेलते हुए, प्रैक्टिस करनी है क्रिकेट की, खेल रहे हैं फुटबॉल। इतनी सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि आगे आने वाले चीजों को समझिए। उसको समझने के लिए डेप्थ भी चाहिए, समझने वालों के लिए भी और समझाने वालों के लिए भी, दोनों ही मैटर करता है। क्योंकि अगर आप बिना समझे एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे ना तो फिर आप सामने वाले को वो चीज नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले पहला नंबर नोट कीजिए, पहला, स्ट्रेस फ्री होके आपको तैयारी करनी है। आपकी तैयारी में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली बार स्ट्रेस फ्री तैयारी करनी है। इसका क्यों कहा जा रहा है ये भी हम बताते चले। पहला पॉइंट नोट कर लिया, स्ट्रेस फ्री तैयारी इसलिए करनी है
क्योंकि जो स्ट्रेस फ्री तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आपका कंपटीशन होगा। पहले अटेम्प्ट में निकालते हैं तो आखिरी वाले को लगता है, या मान लो कि 37 अभी है ना मैक्सिमम एज, तो जो मान लो अभी 22 साल का लड़का आया, तो 22 साल का जो लड़का आ रहा है ना लहराते बल खाते हुए, और उसको लगता है कि अरे नहीं भी निकलेगा तो आगे है ना अभी 5 अटेम्प्ट, बड़ा रिलैक्स से तैयारी करता है लेकिन सीरियसली तैयारी करता है। वहीं पे जो 35 पे है, जिसने 4 अटेम्प्ट का ठोकर खा चुका है, जो समाज के ताने, घर के प्रेशर, शादी करवा देंगे टाइप की चीजें, वो तो स्ट्रेस में, और आपको इस स्ट्रेस फ्री लड़के के साथ कंप्लीट करना है एग्जाम। कैसे होगा? कैसे होगा? स्ट्रेस फ्री खुद को बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस फ्री होके पढ़ना विथ स्ट्रेस पढ़ना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। स्ट्रेस फ्री अगर आप 10 घंटे तक पढ़ेंगे तो वो स्ट्रेस के साथ लगभग 100 घंटे के बराबर पड़ेगा, या उस पर भी भारी पड़ेगा। क्योंकि आप तो बैठ के सोच रहे, मौसी ने क्या कहा, चाचा ने क्या कहा, ताऊ ने क्या कहा, नहीं होगा तो क्या होगा, अगले साल तो शादी हो जाएगी, ऐसे कई सारी शिकायतें हैं ना, जो ओवर द फोन हम भी बात करते हैं आपसे। तो ये सब चीजें हैं, तो स्ट्रेस फ्री करना है। अब सवाल है कि ये क्या इतना इजी है? नहीं, बहुत मुश्किल है। आज के जमाने में स्ट्रेस फ्री होना नॉट इजी, ये इजी टास्क नहीं है। फिर कैसे होगा? करना पड़ेगा। कोई विकल्प है तो बताइए। नहीं तो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो खुद को जितना कम कर सके, स्ट्रेस फ्री कभी कोई नहीं होता, कभी कोई नहीं होता, स्ट्रेस कम लिया जाता है। तो जितना इसको कम कर सकते हैं उसको कीजिए। उसके लिए कई तरीके हैं, उसके लिए मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है। सेकेंड पॉइंट नोट कीजिए, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। आप ध्यान लगाइए, एक्सरसाइज कीजिए। हमारे स्टूडेंट में 90% स्टूडेंट एक्सरसाइज नहीं करते। बहुत सारे ऐसे हैं जो फिट और एकदम एक पर एक ऐसे IAS IPS आजकल निकल रहे हैं, जो जहां पे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस फेल है, और बिफोर एग्जाम भी और आफ्टर एग्जाम भी पूरे फिट, एक पर एक सेल्फी उनका आता रहता है इंस्टाग्राम पे, बढ़िया सा फॉलोअर है। वो आपके अंदर भी होना चाहिए। दिखा दो आपको क्या है। तो इसके लिए सब फिट रहना जरूरी है। ड्रेस एक भी चलेगा, कई सारे ऐसे हैं जो एक ही दो तरह के ड्रेस में काम चला लेते हैं। ड्रेस नहीं देखता, आपके कॉन्फिडेंस को देखा जाता है, कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि ड्रेस एक टाइम के बाद रुक जाएगा, यदि आप अपने आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही काम नहीं करते तो ड्रेस आपको वो चीजें नहीं दे पाएगी। तो ये अगर लगता है कि नहीं हम गरीब हैं, ड्रेस नहीं है इसके कारण, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन आपको कूल रखने में, स्ट्रेस फ्री करने में मदद करेगा। एक्सरसाइज फिट एंड तंदुरुस्त रहेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने में ये हेल्पफुल है। और एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, इसके लिए 1 घंटा आप बना के रखिए। ये बर्बाद नहीं जाएगा, आपके आगे के 7 से 8 घंटे को ये फ्रूटफुल बनाएगा, एनर्जेटिक रहिएगा। और एक्सरसाइज अपने आप में धीरे धीरे करके कई सारे डिसिप्लिन को बढ़ा देता है। आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आप मेडिटेशन एक्सरसाइज करते जाइए। खाने का डिसिप्लिन, सोने का डिसिप्लिन, पढ़ने का डिसिप्लिन, ओवरऑल आपके अंदर बदलाव शुरू हो जाएगा। एक्सरसाइज, मेडिटेशन। तीसरा, हॉबी। गाना सुनना किसको किसको पसंद है? गाना, तीसरा लिखिए, हॉबी। गाना सुनना किसको किसको पसंद है? मूवीज देखना किसको किसको पसंद है? गाना सुनना जिसको भी पसंद है, मूवी देखना जिसको भी पसंद है, या घूमना जिसको भी पसंद है, खाना खाना जिसको भी पसंद है, उसको तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन हॉबीज को समाप्त नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज तो जब पैसे नहीं है पॉकेट में तो करना ही पड़ेगा। पढ़ाई करना है तो भी करना पड़ेगा। आप दिन भर मूवी तो नहीं देख सकते ना, तो वो तो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज हमेशा। लेकिन जो भी आपकी गिटार बजाना हॉबी है, गाना गाना हॉबी है, जो भी हॉबी है, इसको छोड़ना नहीं है। ये फिट कहां बैठेगा वो देखिए, क्योंकि इसको छोड़ेंगे तो पढ़ाई पनिशमेंट लगेगी, इसके साथ चलेंगे तो पढ़ाई में मजा आएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं, और ऐसे कई सारे लोग हैं, कई सारे, मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो भूखे पेट रहते थे, स्टूडेंट जो सक्सेसफुल है यूपीएससी के अंदर। कई बार मैंने जिक्र भी किया उनका, अभी नहीं, नाम नहीं बताऊंगा, तो पुराने वीडियो से बहुत सारे हैं। तो वो इवन फुटपाथ पे वो शख्स सोया हुआ है, खाने को पैसा नहीं मिलता था, लेकिन उसकी हॉबी थी मूवी देखना। तो जैसे वो मूवी तो देखता था, जैसे हो मूवी देखता ही देखता था।
आपको वो 12 बजे 3 बजे के शो में और दोपहर वाले शो में आपको एक सबसे फ्रंट की टिकट लहराता होगा, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता फ्रंट में है कि पीछे बैठे हैं, उनको मूवी देखनी है, आदत है उनको देखने की, मन है, हॉबी, तो वो देखते थे। हॉबी को किल मत कीजिए, फ्रंट सीट में देख लो ना, क्या आ जाए, थोड़ी देर 2 घंटा गर्दन ऐसे रहेगा तो क्या हो जाएगा, इज्जत पे थोड़ी ना पड़ रही है। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, आप अपने जो भी हॉबी है उसको फिट कीजिए। कहाँ हो रहा है, शाम में हो रहा है, किसी को शाम में टहलना पसंद है, किसी को कोई किताबें पढ़नी पसंद है, वो रहनी चाहिए एग्जाम के दिन तक, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्योंकि हॉबी कैसे छोड़ सकते हैं यार, हमें पसंद है वो, कैसे छोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद लिविंग, जो रहन सहन, लिखिए अगला, रहन सहन का तरीका। यहां पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठता है। रहन सहन का तरीका, आप जहां भी रहते हो, ये मैटर नहीं करता कि आप बहुत पॉश इलाके में रहते हैं, आप 5 कमरे के BHK फ्लैट के अंदर रहते हैं, 5 BHK में रहते हैं, या आपके पास बहुत पैसे हैं, गाड़ी से चलते हैं, टाइप की चीजें नहीं। लिविंग स्टैंडर्ड एक अलग चीज होता है। लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा होता है कि आप किसी के भी फैन हो सकते हैं उनके रहने के तरीके से। यानी कहने का मतलब आप साफ सुथरा रहें, एक ही कपड़ा है तो वो साफ होना चाहिए। हमारे एक दोस्त थे, अब नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली, उसका मुझे बहुत अफसोस है। वो शख्स आज भी अपने दोस्तों के बीच में जाना जाता है अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए, और उनके पास 2 से 3 जोड़ी कपड़े होते थे, लेकिन मजाल है कि कोई कह दे कि किसी भी दिन उनके शरीर पे गंदा कपड़ा देखा उसने। मजाल है कि कोई कह दे बाहर में अंडर सेटिंग के बिना वो शख्स दिखा हो किसी, और कोई ये कह दे कि दाढ़ी हमारी थोड़ी बढ़ गई है ना, वो क्लीन सेव उनको रखना था। क्लीन सेव रखना था, मूंछ रखते थे, क्लीन सेव रखते थे, तो वो क्लीन सेव में कोई बता दे कि दाढ़ी कभी बढ़ा हुआ उनका देख लिया। इट मींस क्या, कमांडिंग पोजीशन, कमांड था उनको। खाने में, रहन सहन के अंदर खान पान भी आएगा, उसको अगला नोट कीजिए, खान पान, अगला नोट कीजिए, खान पान। खाने पीने में बिना सलाद का खा ले वो, रोड पर हाइजीन, रोड पे खाना नहीं। अगर पैसे कम है, पैसे तो ऑब्वियसली कम थे, 3 ही 4 जोड़ा कपड़ा था उनको, उससे भी कम ही होगा आई थिंक, मुझे लगता है 2 ही या 3 था तो। लेकिन जब भी खाना, अगर बाई चांस बाहर खाने का बहुत मन कर गया होता है ना, तो लंबे समय से पैसा जमा करके ढंग के जगह पे खाना, नहीं तो घर के अंदर बिना सलाद का, बिना, और उनका पूरा डाइट प्लान था कि आज राजमा खाएंगे तो कल छोले खाएंगे, तो कल हरी सब्जी खाएंगे, परसों मसूर का दाल खाएंगे, टाइप की चीजें। यानी वो न्यूट्रिशन हमें पूरा मिल जाए। तो हॉबी तो हो ही गया, रहन सहन जो आप साफ सुथरा ढंग से, ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, इसी की जरूरत है एक्चुअली। यही आपका जो है ना वो बूस्टअप टॉनिक है वो, तो वो। और दूसरा खान पान, तो खान पान जितना सिंपल, जितना हाइजीन मेंटेन किया हुआ हो, जंक फूड, क्योंकि अभी आपका शरीर आपका नहीं है, ये जो शरीर है आपका वो आपके माता पिता का है, वो आपके समाज का है। तो इस शरीर को जब तक तैयारी एग्जाम की कर रहे हैं ना, उसके बाद जो करना है कर लो। क्या करोगे उसके बाद, तो वैसे ही डिसिप्लिन में आ जाओगे, करोगे क्या उसके बाद, ठीक है। तो उस समय तक आपको इसको, शरीर को बचा के रखना है कि इस बॉडी का हमें यूज करना है एग्जामिनेशन में, इसको बहुत इज्जत के साथ बैठानी है। इस शरीर को हमें एग्जामिनेशन हॉल में बैठाना है, तो उसके तहत इसको सम्मान देना पड़ेगा आपको, कोई और विकल्प नहीं है आपके पास। तो ये रहन सहन और खान पान, इन पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। इतना हो गया। अब आपकी एक फेज आपका समाप्त होता है, आपके प्रिपरेशन का ये फेज समाप्त होता है, जो कितना वाला हिस्सा रखता है, 70% के आसपास हिस्सा रखता है। यानी 70% आपका हो गया। इसके लिए आपको कुछ करना है तो देख लो पलट के क्या क्या लिखवाया गया है। स्ट्रेस फ्री होना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, हॉबी, रहन सहन और खान पान। इतना ही ना, ये आपके एग्जाम निकालने में 70% रोल प्ले कर रहा है। आप बताइए, 70% हिस्सा, इसको हम लोग इग्नोर सबसे अधिक नहीं करते हैं, इसको सबसे अधिक इग्नोर किया जाता है, और जो सिलेक्टेड है वो नहीं करते, पूरा नहीं कर पाते, लेकिन इसका भी 30-40% कर डालते हैं। वो कर डालते हैं, ये माने ये आपको ये यकीन करना पड़ेगा, ये ब्लाइंड गेम नहीं खेला जा रहा आपके साथ, ये बिल्कुल 100% चेक किया हुआ चीज, वो चीज है। और एक्सपीरियंस, जब एक्सपीरियंस बोलती है ना, जब आपके अंदर डेप्थ आता है, उसके बाद जब एक्सपीरियंस बोलता है, तो उसका फिर कोई जोड़ नहीं है। तो वो यही डेप्थ के साथ ये एक्सपीरियंस बोल रहा है, जिसको आपको पकड़ना चाहिए। इसके बाद अब आते हैं हम लोग अपने उस पे, पढ़ाई को लेकर।
रूटीन पहला आपका, रूटीन के पहले आपका प्लान होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, प्लान के अंदर ही रूटीन डाल दो, ठीक है। प्लान होना चाहिए। प्लान कैसा? इंडिविजुअल, हर स्टूडेंट का अपना प्लान है। ब्रह्म वेला में उठ के पढ़ना है ऐसा कुछ नहीं है, लेट नाइट नहीं पढ़ना है ऐसा कुछ नहीं है। ये वो टाइम है जब आप एक मशीन है, आपको मशीन के अकॉर्डिंग काम करना है। बेहतर यह है कि नेचर के साथ चले, ये बहुत बेस्ट है। यानी सुबह उठें, शाम में, रात में जल्दी सो जाएं, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा तो उसको ठीक करने में भी बहुत लंबा स्ट्रगल लग जाता है। रामदेव बाबा ने कहा कि एक सोने का बेस्ट तरीका, एक पोजीशन है, सोने का एक पोजीशन उन्होंने बताया था, कभी देख लीजिएगा। उस पोजीशन में सोने के प्रैक्टिस में उनको 2 साल लग गए। उस पोजीशन में उनको सोने में, रात में कंफर्ट तरीके से सो पाए, 2 साल उस आदत को ऑप्ट करने में लग गया। तो किसी का आदत अगर बिखरा हुआ है ना, वो सुबह नहीं उठ सकता, रात में लेट से सो सकता है, टाइप की चीजें, अब उसको संवारने के चक्कर में चला जाएगा आपका टाइम। मैंने बहुत एफर्ट किया है, चला जाता है, और अमूमन चला जाता है। तो आपकी जो नेचर, आप अगर लगता है कि रात में ही पढ़ सकते, रात में पढ़िए, दिन में पढ़ सकते, उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को फिर डिजाइन कीजिए। तो ये इंडिविजुअल होगा। इसके बाद जब आप प्लान इसके अंदर 1 2 3 4 5 दिन भी ले लो ना, तो वो कम है। फिर उसके बाद रूटीन। अब ये जो आप रूटीन बनाते हैं, तो सबसे तूफानी रूटीन तो बनता है 12 घंटे का, 14 घंटे का, और एक रूटीन मैंने अभी तक अपने लाइफ में शायद हाईएस्ट देखा है 17 घंटे का स्टूडेंट का रूटीन। वो तो पता है कि अगले दिन ही फ्लॉप करना है। रूटीन किसी भी स्थिति में 4 घंटे से ज्यादा मत बनाना। आपके दिमाग में होना चाहिए आपको क्या क्या पढ़ना है, लेकिन शेड्यूल 4 आवर्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये जो आपकी तैयारी है ना, और ये जो पढ़ाई का दौर है, ये जो तैयारी और पढ़ाई का दौर है, ये साइकोलॉजिकल गेम है। उसको साइकोलॉजिकली हैंडल नहीं करेंगे ना, तो वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा, ओवर प्रेशर में आ जाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाएगा, एग्जामिनेशन खत्म वहीं पे। तो ये जो तरीका है, यहां पे आपका शेड्यूल 4 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में आपका शेड्यूल 4 घंटे से अधिक का नहीं होना चाहिए। अब कहोगे कि 4 ही घंटे पढ़ेंगे, नहीं, आप 10 घंटे पढ़िए ना, 12 घंटे पढ़िए। डेली का जो 4 घंटे का आपका टारगेट है, वो टारगेट जैसे ही पूरा करेंगे ना, साइकोलॉजिकली आपको लगेगा आज का हो गया। अब जो पढ़ रहे हैं वो एक्स्ट्रा है, वो जो एक्स्ट्रा पढ़ने की खुशी और वो जो एक्स्ट्रा पढ़ के उसको याद करने का एक आनंद है ना, वो एक अलग लेवल पे आपको लेके जाएगा। लेकिन यदि आपने 8 घंटे का बना दिया और वो फ्लॉप कर गया, और शाम में किसी पार्टी में जा रहे हैं, अरे आज तो 8 घंटे का शेड्यूल था, गड़बड़ हो गया, क्या करें नहीं करें, अच्छा कोई नहीं कल करेंगे, लेकिन वो चीजें आपके दिमाग के अंदर रहेगी। तो जिस पार्टी में भी जाओगे उसको भी एंजॉय नहीं करोगे, वहां पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपने 8 घंटे का शेड्यूल तो पूरा ही नहीं किया। और कल जब आएंगे तो 8 घंटा प्लस 2-4 घंटा इसका जो छूट गया होगा, या अगर पूरे छूट गया तो 16 घंटा, कल 16 घंटा कैसे पढ़ोगे, परसों उस बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, विद इन ए वीक ये आपका कोलैप्स कर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन बाय चांस आपने इस 4 घंटे में को पढ़ लिया और एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ना था नहीं पढ़ा, तो आप जाएंगे अभी शाम में पार्टी में, पूरा जम के एंजॉय करोगे, अरे जो शेड्यूल था वो पूरा हो गया, एक्स्ट्रा पढ़ना था वो नहीं पढ़े, कल पढ़ लेंगे, तो एक्स्ट्रा पढ़ना था कल पढ़ लेंगे। और अगर बाई चांस पूरा का पूरा 4 घंटा उड़ गया, कोई बात नहीं, अगले दिन तो 8 घंटा कर ही लोगे। शेड्यूल 4 घंटे से अधिक का नहीं बनाइए, रिक्वेस्ट है आपके साथ, आपसे। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट मैक्सिमम मिनिमम 2 का फॉर्मूला, मैक्सिमम मिनिमम 2 का फॉर्मूला। सब्जेक्ट 2 से अधिक नहीं, 2 से कम नहीं। 2 से अधिक नहीं बस इसीलिए कि 2 से अधिक अगर करोगे, यदि आप 2 से अधिक करते हैं, ठीक है, तो 2 से जैसे ही आप अधिक करेंगे मामला फंस जाएगा। आप कहोगे कहां फंसेगा मामला, तो 2 से अधिक जब आप करेंगे तो फिर प्रॉपर फोकस नहीं कर पाएंगे, और 2 से कम में भी आपका मामला फंसेगा। 2 से कम में फंसेगा कि एक सब्जेक्ट अगर आप पढ़ेंगे ना लगातार, तो एक बोरियत आ जाएगी, उस बोरियत के बाद वो सब्जेक्ट आपका बहुत लंबा खिंच जाएगा, और उसको आप पूरा सही तरीके से समअप नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे बीच बीच में उसको तोड़ के दूसरे पे आएंगे, फिर उस पे जाएंगे, तो उससे क्या होता है, एक इंटरेस्ट बना रहता है।
तो उसके लिए मिनिमम 2 मैक्सिमम 2 का फॉर्मूला आपको लेके चलना है। तो ये हो गया सब्जेक्ट वाला मिनिमम 2 का फॉर्मूला लिख लिया होगा। इसके अलावा अब सवाल ये उठता है, ये मन में सवाल आता है, पहला मैंने ये सवाल मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुंह से सुना है, इवन कल भी मेरी बात जिनसे हुई। अब ये फॉर्मूला क्या है, इसमें क्या है कि स्टार्ट कहां से करें, आपकी स्टार्टिंग कहां से हो, स्टार्ट कहां से करें, लिख लीजिए स्टार्टिंग कहां से हो, स्टार्टिंग कहां से हो। कई बार दिमाग में क्या आता है, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि जो सबसे मुश्किल है ना उसको पहले पढ़ के हटा देते हैं, आसान तो पढ़ लेंगे। होता है ऐसा कि मुश्किल पढ़ के हटा देते हैं, आसान तो पढ़ लेंगे। भाई मुश्किल पढ़ के तो हटा दोगे, मुश्किल वाला पढ़ के तो आप हटा देंगे, चलिए ठीक है, लेकिन आसान वाला भी तो ये पढ़ा हुआ है। और जब जब मुश्किल वाला पढ़ते रहोगे याद आएगा कि अच्छा अभी यही पढ़ रहे हैं, इसी में थोड़ा लंबा टाइम लग रहा है, वो तो उतना पूरा एंटायर सिंपल वाला बचा ही हुआ है, वो एक बोझ क्रिएट करेगा। बेहतर क्या है, और आप जब मुश्किल सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, मुश्किल से जिस पे आप कमांडिंग पोजीशन में नहीं है, तो आपकी स्टार्टिंग ही काफी स्लो और बोरिंग हो जाती है। क्योंकि एक स्टूडेंट को पढ़ाई स्टार्ट करना डीजल इंजन के स्टार्ट करने के जैसा है। मतलब आप पढ़ाई अगर स्टार्ट कर चुके हो, उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं, उसको आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपने 5 दिन से पढ़ाई ड्रॉप कर दो ना, 5 दिन ड्रॉप कर दो, छठे दिन टेबल पे बैठने का मन नहीं करेगा। और अगर आप छठे दिन टेबल पे बैठ रहे हैं और वो भी मुश्किल सब्जेक्ट के साथ, राम नाम सत्य है तब तो स्टार्ट कीजिए किससे, एकदम सिंपल, एकदम साधारण सा सब्जेक्ट। सिंपल कहने का मतलब है कि एकदम आसान, इजी सब्जेक्ट से, ये भी कह सकते हो, इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए। इजी का मतलब है कि जो आपको आसान लगता हो। किसी को बायो लग सकता है आसान, ऐसा नहीं कि बायो मुश्किल है, जिस पे बायो कंफर्टेबल है, किसी का केमिस्ट्री है, किसी का फिजिक्स हो सकता है, किसी का ज्योग्राफी, किसी का हिस्ट्री या पॉलिटी हो सकता है। जिसको जो आसान लगता है ना वहां से खींचो इसको। और 2 सब्जेक्ट फॉर्मूला है ना, एक पेपर आसान ले लीजिए और एक पेपर ले लीजिए मुश्किल, यहां से आप इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहां से इसको स्टार्ट करेंगे। अब सवाल उठता है कि किस तरह के, आसान तो आपने बता दिया, तो यहां आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए, जो आप स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्टिंग की, अब पीसीस की बात हो रही है और कोई एग्जाम की तो बात हो नहीं रही है, तो आपकी स्टार्टिंग मेंस से होनी चाहिए। लिखो स्टार्टिंग मेंस से, स्टार्टिंग मेंस से होना चाहिए। अब मेंस से जब स्टार्ट होगा तो इसमें 1 और 2 पेपर लिया ना आपने, दोनों पेपर वो होगा जो पीटी में भी काम आएगा प्लस मेन में भी काम आएगा। दोनों पेपर वो होगा स्टार्टिंग का, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ऐसे करके स्टार्टिंग जब आप करेंगे तो 2 सब्जेक्ट लेंगे, दोनों में से वो पेपर कॉमन होगा जो पीटी में भी काम आएगा और मेंस में, क्योंकि पहले आपको उसको निपटाना है। क्योंकि अगर आप उसको उस तरह से पढ़ेंगे तो आपकी पीटी की भी तैयारी हो जाएगी साथ में, और आपकी मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। तो मेंस तो आपको पहले करना ही करना है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो कि बीपीएससी या कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आपको 100% सक्सेस चाहिए उसी अटेम्प्ट में, तो आपको ये करना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप मेंस में और पीटी में जो कॉमन हिस्सा है उसको कर लेंगे, और भी इसके अंदर भी कुछ पीटी स्पेशल चैप्टर्स होते हैं, साइड कर दीजिए। तो फर्स्ट राउंड में आपको उन्हीं सेक्शन को देखना है जो पीटी और मेंस के लिए कॉमन हो। जब वो पूरा हो जाए तब एक्सक्लूसिव पीटी पे आप जाइएगा। ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट चूज करना। अब पढ़ने के पहले, बिफोर स्टडी, आपका क्या करना है, मतलब अब यहां पे स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, बिफोर स्टडी आपका प्लान क्या होगा। जब कोई चैप्टर पढ़ने जाए ना, उसके पहले, क्योंकि आपने स्टार्टिंग कहां से किया, पीटी मेंस के कॉमन चैप्टर से या कॉमन सब्जेक्ट से। जब कोई भी चैप्टर, जैसे मान लो 90-20 आप पढ़ने जा रहे हैं, या मॉनसून आप पढ़ने जा रहे हैं, या इंडियन एग्रीकल्चर आप पढ़ने जा रहे हैं, तो इंडियन एग्रीकल्चर या इंडियन मॉनसून, चलिए इंडियन मॉनसून से रिलेटेड प्रीलिम्स में जितने भी सवाल अभी तक आ चुके हैं, मेंस में जितने भी तरह के सवाल आ चुके हैं, ये सारे सवाल आप पहले कर लेंगे, पहले उसको देख लेंगे। अब मेंस का सवाल सॉल्व नहीं करना है क्योंकि पढ़े ही नहीं तो सॉल्व क्या करोगे, तो पहले आपको उस तरह के सवाल को देख लेना है। प्रीलिम्स का सवाल, तो प्रीलिम्स का जो सवाल है उसको आप क्या करेंगे, उसको एक बार बना लेंगे, आंसर देख देख के बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
तो उसको आपको देखना है इसको, उसके बाद आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे। सुनिए अच्छे से, उसके बाद इसको पढ़ना शुरू करेंगे। चैप्टर जब एंड हो जाए, समाप्त हो जाए, तब आप क्या करेंगे, तब फिर से उसी प्रीलिम्स के सवालों को देखेंगे। देखना उस सेक्शन में कहीं उस तरह के सवाल छूट तो नहीं गए। अगर छूट गए, वहीं पे उन सवाल से रिलेटेड फैक्ट आप ऐड कर दीजिए, उसी किताब में ऐड कर दीजिए, एक्स्ट्रा पेज लगाइए और ऐड कर दीजिए। दूसरा, मेंस के अंदर जाइए और फिर से सवालों को देखिए। अब मेंस के सवालों को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए सारे पक्ष वहां से सॉल्व हुए कि नहीं हुए, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं हुए तो कोई बात नहीं। अब आपने उसको देख लिया, अब कोशिश ये करना है कि जो एकदम मेंस में सबसे आसान सेक्शन, ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा, जो ही उस किताब में मिला, उस किताब या उस नोट्स के अंदर, उससे आप उस मेंस के क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिए, गलती सही। और लिखने का तरीका क्या होगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है बस उसी को लिखना है, क्योंकि स्टार्टिंग है ना, तो वो चलेगा। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको, ये प्रोसेस आपको लगातार करना है। इसको एक्टिव स्टडी वाला प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है, कंटिन्यू करना है। अब जब ये हो जाएगा, ये जब हो जाएगा दो चीज, तो अब एक मिनट, क्या लिखा था मैंने, अब आपको, अभी तक मैंने एक चीज का एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने नहीं किया है, और उसको मैंने अभी इसको जानबूझ के छोड़ा था। अब लिखिए नोट्स। अब नोट्स बनाना है नहीं, सबसे पहले बनाना है कि नहीं, 100% बनाना है। नोट्स हमारा हो, आपका हो, किसी का भी हो, नोट्स आपको बनाना चाहिए। नोट्स आपको बनाना ही चाहिए, बनाना चाहिए नहीं, बनाना ही चाहिए नोट्स आपको, पहली बात। दूसरी बात, जो नोट्स है, कोई भी जो नोट्स है आपके पास जब आ गया, वो कब बनाए, पहले राउंड में नहीं, दूसरे राउंड में नहीं, क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको सब इंपॉर्टेंट लगता है। लोग मानते नहीं है, दिक्कत ये है ना कि मानते नहीं है। अपने क्लास में भी जो स्टूडेंट उसको ही मना करते हैं, एक तो तुमको नोट्स मिल चुका है, बनाना तो है लेकिन अभी नहीं, बट उनको लगता है कि अच्छा पहला राउंड तो हमारा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा फील होता है ना कि हम पहली बार जो किताब पढ़ रहे हैं, ये तो गया, इसका रिजल्ट क्या, हमने तो पढ़ लिया, अगर इसी में हम नोट कर लेते हैं तब तो चलो पहली राउंड में झंझट ही खत्म हो जाती, पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, सेकंड राउंड में सिर्फ नोट्स पढ़ते काम चल जाता। ऐसा गलती से भी मत सोचिए, कोई फायदा नहीं है, कोई वर्थ ही नहीं है उसका। पहले राउंड में जितनी आपकी स्पीड है ना, वो सब लगा दो, जितना स्पीड है, एकदम कहते हैं रॉकेट के स्पीड में किताब को खत्म कर लीजिए, नोट्स को खत्म कर लीजिए, एकदम कुछ नहीं, हमको नहीं पता गांधी ने क्या किया, कहां गए, क्या हुआ, नहीं पता, एक लाइन से पढ़ो, खत्म करो, उसी में बहुत कुछ अंदर आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और फर्स्ट राउंड में तो सोच के नहीं पढ़ना कि कोर्स की किताब पढ़ रहे हैं, पढ़े यार, ठीक है, आप पढ़ के खत्म कीजिए ना। सेकेंड राउंड में थोड़ा सा रुक जाइएगा। अब पहले राउंड में तो आपको कलम भी नहीं चलानी है, पहले राउंड में कलम चलाओगे तो किताब आपका वहीं गंदा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले राउंड में भी आप क्वेश्चन पढ़ के किताब पढ़ रहे हो, लेकिन वो आपको एकदम निकल जाना है रॉकेट की स्पीड में। दूसरे राउंड में जब आएंगे फिर क्वेश्चन देखना है, जब किताब पढ़ेंगे आप, तो अब आपको पहले राउंड से आपने बहुत कुछ ले लिया, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो आप अंडरलाइन करना शुरू कीजिए, जो एकदम इंपॉर्टेंट लगे, जो लगे कि नहीं आपके छूट रहा है, अंडरलाइन करना शुरू कीजिए। लेकिन नोट्स इस राउंड में भी नहीं बनाना है, अभी भी नहीं। सेकेंड राउंड जब चले जाएंगे तो एक अंदर आपके अंदर मैच्योरिटी आने लगेगी। दो राउंड किसी भी किताब को पढ़ने के बाद ना आप किताब को समझने लगते हैं, चैप्टर्स आपको दिखने लगता है, फैक्ट्स कहां पे क्या है ये दिमाग के अंदर प्रिंट हो जाता है। तो जब थर्ड राउंड में जाएंगे तब तक आप ये समझ लेंगे, क्वेश्चन को बार बार आप देख रहे हो ना प्रीवियस ईयर के, आप समझ लेंगे कि किस किस हिस्से पे ज्यादा फोकस करना है, उस तरह के कंटेंट आप बाहर निकाल लो और अपने नोट्स को तैयार कर लो। एक बेहतर तरीका यह भी है कि मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छे नोट्स हैं, किसी इंस्टीट्यूट का या कहीं का भी, इंस्टीट्यूट का नोट्स रखना ही रखना है, कम से कम 2 संस्थानों का नोट्स आपके पास होना चाहिए, बहुत टाइम बचाते हैं आपको। तो आप बेहतर क्या है कि उस नोट्स को आप रख लीजिए। आप थर्ड राउंड में आप ये भी कर सकते हो, उस नोट्स के अंदर ही आप पेज चिपका सकते हैं, जो चीज उसके नहीं है उसको उसमें अंदर डाल दो, और जो आपको लगता है कि एकदम बेकार उसको एक अलग तरीके से कवर कर दीजिए, ताकि वो आप रिवीजन के दौरान नहीं देखें। और ऐसे करके भी आप इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने वहां पे मेहनत किया है, मेहनत करना मायने रखता है, ये इसीलिए नोट्स की बात की जाती है। तो ये हो गया। अब इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन जो है, वो जो आप डेली पढ़ रहे हैं वो भी, और रिवीजन जो है
वो प्रीवियस जो आपने पढ़ा वो भी। रिवीजन अभी तक जितनी भी बात की ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंस यही रखता है। रिवीजन करना बड़ा बोरिंग होता है, करने से भागते हैं। हम लोग कुछ नया पढ़ना है, क्योंकि दिमाग है ना, दिमाग बार बार एक ही चीज करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो करेगा तो उसको आदत हो जाएगी और वो स्टोर नहीं करना चाहता, वो सीधा निकल जाता है दूसरे पे, क्योंकि वहां उसको प्रेशर नहीं है। देखा निकल गया, वहां से देखा निकल गया, तो हमें भी हल्का लगता है। रिवीजन आपको हर रोज करना है, इन केस यदि आपको पढ़ने का मौका नहीं मिले, कई बार मैंने इस पे बताया है, पढ़ने का मौका नहीं मिले या बहुत कम टाइम मिले, दो ऑप्शन हो, या तो नया पढ़ो या पुराना रिवाइज करो। तो आपको बिना कुछ सोचे पुराना रिवाइज करने का सोच लेना चाहिए, पुराना रिवीजन करने का। रिवीजन जो आप डेली पढ़ रहे हैं उसको भी कीजिए, और जो प्रीवियस पढ़ रखा है उसमें से भी अपना शुरू कर दीजिए रिवीजन। तो रिवीजन आपका डेली होना चाहिए। हो गया। अब जो स्टडी का प्लेस है ये भी बहुत मायने रखता है, ये भी बहुत मायने रखता है। जो स्टडी प्लेस है वो आप बदलते रहिए, बदलते रहने की। जो टेबल चेयर आपका पसंदीदा वहां तो रहिए ही, कुछ ऐसे छोटे छोटे 2-4 पेज 5 पेज में रखो कि कहीं पार्क में बैठ गए, कहीं मेट्रो में बैठ गए, कभी कहीं चले गए, मतलब कहीं पे भी आप बाहर निकल गए, गंगा किनारे बैठ गए, तो बैठ के वहीं पे पढ़ डाले। तो वो थोड़ा सा जो चीजें अलग और यूनिक होती है ना, तो वो इंटरेस्ट भी बढ़ाती है और ग्रास्पिंग कैपेसिटी भी बढ़ा देती है। दिमाग उसको बहुत जल्दी रिकॉल भी कर लेता है। कभी खुले हवा में छत पे बैठे हैं, 4 पेज लिए, उसको याद कर गए। तो इस तरह से रूम के अंदर ही लोकेशन, कभी खिड़की के पास बैठ गए, कभी किचन में ही बैठ के पढ़ लिए। तो उस तरह से रूम का जो लोकेशन है ना, या आप कहीं बाहर निकले, तो उस तरह से जगह बदलने के बाद भी वहां पे भी उसके अकॉर्डिंग आपके पास कंटेंट होना चाहिए जिसको इजिली पढ़ सके। ऐसा भी हो सकता है ना कि आप बाहर घूम रहे हो, आराम से कान में ईयरफोन लगाएं और बैठ के अपने ही रिकॉर्ड किए हुए फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। वो भी एक तरीका है रिवीजन का। हवा भी खा रहे हैं, सुन भी रहे हैं, किसी को पता ही नहीं, सब बोला गाना सुन रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। तो पढ़ाई के कई तरीके होते हैं, उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो ये सारे हैं। इसके अलावा अब सवाल है कि आप लोग, अधिकांश लोगों के मन में इतना होने के बाद भी डर रहता है, सर पीटी से बहुत डर लगता है। हमें डर मेंस से नहीं लगता, हमें डर पीटी से लगता है ना। तो थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, पीटी से, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो हमें मेंस से डर नहीं लगता, एक्चुअली पीटी से लगता, बट ऐसा है नहीं। मेंस से डर उनको नहीं लगता जो मेंस को समझते नहीं। जो मेंस को समझेंगे उनको रियली में मेंस से ही डर लगेगा, फिर पीटी उनके लिए कुछ नहीं है। सवाल है, लेकिन डर तो लगता है। अब डर है तो इसका उपाय होना चाहिए। डर है क्या? फैक्ट्स ही ना, डर फैक्ट्स है। देखिए, पीटी के लिए डेली 1 घंटा ब्लाइंडली फैक्ट्स को पढ़िए। इसका एक तरीका है, अगर ब्लाइंडली आप नहीं पढ़ना चाहते, जैसे लुसेंट इस टाइप की किताबों का ब्लाइंडली पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो जो आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं ना चैप्टर, तो वो पीटी में भी आना है। तो जो मेंस के लिए चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो मेंस के काम के आपके नहीं है, प्रीलिम्स के हैं, उसको डेली पढ़ लीजिए। तो मेंस भी हो गया और पीटी भी हो गया। कुछ ब्लाइंड फैक्ट आप अलग अलग किताबों से रट लीजिए, वैसे ही रट लीजिए। हो गया ना, इसको कंटिन्यू तो करो। तो पीटी के लिए जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें से पीटी के कंटेंट चुरा लीजिए, और यहां से क्या करना है, जो कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आपको वैसे ही पढ़ने का मन करे डर के कारण, तो हिस्ट्री को उठा लिए, अब डेली उसको पढ़िए, कुछ देर पढ़ के छोड़ दीजिए, हर रोज यही काम कीजिए। और 30 मिनट करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स को लेके भी बहुत समस्या है कि करंट अफेयर्स डेली पढ़ें, महीने का पढ़ें, साल में पढ़ें। देखो, करंट अफेयर्स को लेके बड़ा ही अजीब माहौल रहता है, समझ नहीं आता क्यों रहता है, लेकिन रहता है। आप में से किसी को भी करंट अफेयर्स को लेकर आप ऐसा कीजिए ना, सबसे बेहतर तरीका क्या है, हर रोज 30 मिनट का टाइम, एकदम टाइमर सेट करके लगा दो। आप उस 30 मिनट में न्यूज़पेपर पढ़ें कि मैगजीन पढ़ें, वो जो भी जितने पे 30 मिनट के बाद बंद कर देना सीधा। ये आप डेली कर लीजिए। एक तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, कौन सा करंट अफेयर्स आपको देखना है और कौन सा छोड़ना है धीरे धीरे, क्योंकि 30 मिनट का फाउंडेशन होगा ना, दिमाग उसको करने लगेगा, क्या कहते हैं, फिल्टर करने लगेगा। वो तुरंत आपका पेपर भी, मैगजीन भी पलटने लगेगा और न्यूज़पेपर भी पलटने लगेगा। तो डेली 30 मिनट का आदत एक डाल दीजिए कि हमें पेपर पढ़ लेना है, अगर किसी को पेपर पढ़ने का मन है, हमें मैगजीन पढ़ लेनी है, और 2 मैगजीन कोई भी, वो पीडी हो सकता है, क्रॉनिकल, या कोई भी जिसको भी लगता है,
2 मैगजीन आप रख सकते हैं, उसको मतलब पूरा ही नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट करंट का सेक्शन है वो आप वहां से देख लीजिए। और करंट के लिए एक कॉपी रखिए, किस चैप्टर को आपने यानी करंट की किस टॉपिक को किस किताब से पढ़ा ये आप नोट करते चलिए। नेशनल, इंटरनेशनल, पर्सनल, खेल, स्पोर्ट्स, ऐसे करके प्राइज, ऐसे करके पूरा लिस्ट आप तैयार कर लीजिए और उसकी अकॉर्डिंग उसको वहां पे नोट करो कि इस से तो आपको पता रहेगा। क्योंकि करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना कि हर बार नया किताब लाते हैं, उसके अंदर करंट रिपीट हो जाता है। रिपीट होने के कारण हम लोग वही चीज बार बार पढ़ते हैं, लेकिन नई नई किताबों से पढ़ने के कारण हमारे दिमाग को लगता है कि हर बार वो नया है, तो वो गड़बड़ी होती है। तो हम जहां से पढ़े हैं ना जो फैक्ट, उसको हम वहीं से पढ़ेंगे। और जो नई किताब मान लो लाए, वहां पे हमें दिख गया, हमारे पास पूरा लिस्ट है, उस लिस्ट से मिला लिया, अच्छा इसमें है, तो वहां पे कट कर देंगे, यानी वहां से नहीं पढ़ना है। या उसके जो पॉइंट है उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया, उसको उसी पुरानी जगह पे लिखना है जहां से हमें उसको पढ़ना है। तो इसके अंदर से मान लो आपके 100 फैक्ट कट गए, तो 100 कट गए तो 30-40 बचा, उधर मेन बेस एक पड़ा हुआ है आपका। तो ऐसे करके करंट अफेयर्स बहुत सिंपल तरीके से तैयार हो जाएगा। एग्जाम निकालने के लिए स्ट्रैटेजी मायने रखता है। प्लानिंग जितनी चाक चौबंद होगी, एग्जामिनेशन आपका उतना ही सटीक होगा और एग्जामिनेशन को क्रैक करना इजी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन 67, 69 के जो तैयारी करना चाहते हैं, स्टार्टिंग से शुरुआत से जो शुरुआत करना चाहते हैं, उनके काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।